श्री सरदार पटेल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट द्वारा संचालित श्रीमती एम.एस. लखानी कन्या विद्यालय प्राथमिक विभाग की कक्षा 7वीं की सभी छात्राओं का मैं देशानिकिता स्वागत करती हूँ। विषय हिंदी, इकाई 4, देश के नाम संदेश, जिसका हम आज अध्ययन करेंगे। तो उससे पहले हम उसका कुछ संक्षिप्त परिचय प्राप्त करें। पत्र के माध्यम से हम दूर बसे संबंधियों, परिवारजनों तथा मित्रों को अपनी बात आसानी से पहुंचा सकते हैं एवं सरकारी दफ्तरों में अपनी शिकायतें और आवेदन पहुंचा सकते हैं। आजकल दूरभाष, मोबाइल, तार, ईमेल आदि से भी यह कार्य किया जाता है। फिर भी पत्र का अपना विशेष महत्व है। हमारे पूर्व राष्ट्रपति एवं मिसाइल मैन डॉक्टर अबुल फकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम ने नई दिल्ली से 19 मई 2005 के दिन "क्या आपके पास देश के लिए 10 मिनट है?" नाम से देश के नागरिकों को ईमेल किया था। इसमें देशवासियों के मन में देशाभिमान की भावना उत्पन्न हो, ऐसी सीख भी है। अब हम इस पाठ का अध्ययन करेंगे, जो कि एक पत्र है जिसमें अब्दुल कलाम, जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति थे, उन्होंने देश के नागरिकों को एक प्रश्न किया कि क्या आपके पास देश के लिए 10 मिनट है। और इसमें देशवासियों के मन में जो देश के प्रति जो अभिमान और भावना है उसको उत्पन्न करने की सीख भी यहाँ पर दी गई है। पत्र कैसे लिखा जाता है उसका भी यहाँ पर आपको एक नमूना प्राप्त किया गया है। मातृछाया, ऊंची शेरी, गांव मेसपुरा, तहसील भाभर, जिला बनासकांठा, दिनांक 24/12/2011। प्रिय मित्र हर्ष, नमस्ते। मैं यहाँ सकुशल हूँ। आशा है वहाँ सभी सकुशल होंगे। यहाँ पर प्रिय मित्र के लिए प्रिय है वह लिखा जाता है। यदि बड़े हो तो उनके लिए कोई और संबोधन किया जाता है। हर्ष ने अपने मित्र को नमस्ते कहा और कहा कि मैं यहाँ खुश हूँ। मेरी इच्छा है कि वहाँ सभी खुश होंगे, अच्छे होंगे। तुम्हारा खत मिला, पढ़कर खुशी हुई। कहता है कि मुझे तुम्हारा पत्र मिला और पढ़ा और मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने डॉक्टर अब्दुल कलाम का देशवासियों के नाम भेजा गया एक ईमेल पढ़ा, वही तुम्हारे लिए प्रेषित कर रहा हूँ। वह कहता है कि मैंने डॉक्टर अब्दुल कलाम का जो देशवासियों के नाम जो एक संदेश उन्होंने भेजा था, वही संदेश मैं तुम्हें भेज रहा हूँ, ईमेल से भेज रहा हूँ। डॉक्टर कलाम अपने संदेश की शुरुआत में ही पूछते हैं, क्या आपके पास अपने देश के लिए 10 मिनट का समय है? डॉक्टर कलाम ने संदेश की शुरुआत में ही देशवासियों को एक प्रश्न किया और कहा कि क्या आपके पास अपने देश के लिए 10 मिनट का समय है? यदि हाँ तो इसे पढ़िए, वरना मर्जी आपकी। वह कहते हैं कि यदि हाँ आपका उत्तर हाँ में है तो इसे पूरा पढ़ना, वरना आपकी इच्छा, आपको जो अच्छा लगे वो करना। इसके बाद वह देश के लोगों की सोच बताते हुए कहते हैं। उन्होंने संदेश में देशवासियों के लोगों की जो सोच है उनको बताते हुए उन्होंने यहाँ पर कहा है, आप कहते हैं हमारी सरकार निकम्मी है। अब्दुल कलाम कहते हैं कि लोग ऐसा कहते हैं कि हमारी सरकार निकम्मी यानी कि कोई काम की नहीं है। और वह कहते हैं, आप कहते हैं हमारे कानून पुराने पड़ गए। और कानून के बारे में भी उन्होंने कहा है कि अब जो कानून है वह भी पुराने हो गए हैं। आप कहते हैं नगर पालिका कचरा नहीं उठाती। वह देश के लोगों की जो सोच है वह बताते हुए कहते हैं कि सरकार को आपने निकम्मी कही है। आप कहते हैं हमारा कानून पुराना पड़ गया है। और साथ में यह भी कहते हैं कि जो नगर पालिका है वह कचरा उठाने नहीं आती है, कचरा भी नहीं उठाती। साथ में आप यह भी कहते हैं फ़ोन काम नहीं करता, रेलवे मजाक बन गई है।
एयरलाइन दुनिया में हमारी ही सबसे खराब है। चिट्ठी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचती। हम अपने देश के जो है वह सब उनके बारे में ही बोलते हैं कि अब तो फ़ोन है, लैंडलाइन फ़ोन, वो भी काम करते नहीं है। रेलवे का जो काम है वह भी अब ठीक से नहीं चल रहा है। एयरलाइन जो है वो दुनिया में हमारी ही सबसे खराब है। और जो चिट्ठी हम दूसरों को भेजते हैं वह भी मंजिल तक नहीं पहुंचती है। आप कहते हैं, कहते रहते हैं और कहते ही रहते हैं। आपने इस बारे में क्या किया? हमें कहते हैं कि आप लोग यह कहते हैं और बार बार यही बात कहते रहते हैं और कहते ही रहते हैं, लेकिन आपने कभी सोचा है कि आपने इसके बारे में क्या किया है? फिर राष्ट्रपति ने कहा, मान लीजिए एक व्यक्ति सिंगापुर जा रहा है, उसे अपना नाम दीजिए और उसे अपनी शक्ल भी दे दीजिए। राष्ट्रपति कहते हैं, जब हमने इतने सारे सवाल किए हमारी सोच के बारे में, हमने ये सब बताया, तब वह राष्ट्रपति हमसे कहते हैं कि आप ऐसा सोच लीजिए कि एक व्यक्ति सिंगापुर जा रहा है और उसे आप अपना नाम दीजिए और अपनी शक्ल भी दे दीजिए। और ऐसा कभी हो सकता है? नहीं। आप दुनिया के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे पर उतरते हैं। वह कहते हैं कि आपने कहा अभी भी कि हमारा जो हवाई अड्डा है वह सबसे खराब है, और सोच लीजिए कि आप दुनिया के एक सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे पर उतरते हैं। सिंगापुर में आप अपनी सिगरेट का टुकड़ा सड़कों पर नहीं फेंकते और स्टोर में खाते भी नहीं है। वह कहते हैं कि एक सर्वश्रेष्ठ बहुत ही अच्छा हवाई अड्डा है, वहाँ आप उतरते हैं। और सिंगापुर में जब आप जाते हैं तो जो आप सिगरेट पीते हैं और बाद में जो टुकड़ा उसका बचता है वह आप सड़क पर नहीं फेंकते और कहीं स्टोर में भी आप नहीं खाते हैं। आपको उनके भूमिगत संपर्कों पर रश्क महसूस होता है। वह कहते हैं कि आपको वहाँ की जो भूमि है उस पर आपको ईर्ष्या उत्पन्न होती है। रश यानी कि ईर्ष्या। वह कहते हैं कि आपको उनकी जो भूमि है वहाँ के संपर्क पर आपको ईर्ष्या महसूस होती है। सर्वश्रेष्ठ यानी कि सबसे अच्छा, और महसूस होना यानी कि अनुभव होना। आपको ईर्ष्या का भाव अनुभव होता है वहाँ पर। आप शाम 5 से 8 बजे के बीच आर्चर्ड रोड पर कार चलाने का टोल टैक्स तकरीबन 60 रुपये भुगतान करते हैं। वह कहते हैं कि जब आप शाम 5 से 8 बजे के बीच वहाँ का जो बीच है आर्चर्ड रोड, वहाँ पर कार चलाते हैं तो उसका टोल टैक्स यानी कि आपने उस रोड का उपयोग किया है तो उसका भी आपको पैसा भरना पड़ता है। तकरीबन उसके आप कितने रुपये भुगतान करते हैं? तो कि 60 रुपये भुगतान करना यानी कि देना। 60 रुपये आप उसे दे देते हैं। अगर पार्किंग में आपने निर्धारित समय से ज़्यादा गाड़ी खड़ी की तो टिकट पंच कराते हैं, लेकिन आप सिंगापुर में कहते कुछ नहीं। कहते हैं क्या? वह कहते हैं कि अगर आप पार्किंग में अपनी गाड़ी रखने जाते हैं और उसका समय से ज़्यादा आप वहाँ पर गाड़ी खड़ी करते हैं तो उसकी भी आप टिकट लेते हैं। लेकिन आप सिंगापुर में कुछ कह सकते हैं? नहीं, कुछ भी नहीं कह सकते हैं। दुबई में आप रमज़ान के दिनों में सार्वजनिक रूप से कुछ भी खाने का साहस नहीं करते। वह कहते हैं कि यदि आप दुबई में जाओ और रमज़ान का महीना चल रहा हो तो उस समय आप सार्वजनिक रूप से यानी कि सबके सामने आप कुछ भी खाने का साहस नहीं कर सकते। जिहाद में बिना सिर ढके बाहर नहीं निकलते, और आप जिहाद जाओगे तो वहाँ भी आप अपने सिर को ढके बिना बाहर नहीं निकलते। वॉशिंगटन में आप 55 मील प्रति घंटा से ऊपर गाड़ी चलाने की हिम्मत नहीं करते और पलटकर सिपाही से यह भी नहीं कहते कि जानता है मैं कौन हूँ। वह कहते हैं कि यदि आप वॉशिंगटन में जाओ तो 55 मील से 1 घंटे में 55 मील की ही वह आप गाड़ी चला सकते हो। उससे ज़्यादा आप गाड़ी चलाने की मूर्खता, हिम्मत यानी कि मूर्खता नहीं कर सकते। और पलटकर वहाँ के जो सिपाही हैं उनसे यह नहीं कह सकते कि तू मुझे जानता नहीं मैं कौन हूँ। ऐसा भी आप वहाँ नहीं बोल सकते। मैं फला हूँ और फला मेरा बाप है।
यह भी नहीं कह सकते कि मैं ये हूँ और ये मेरा बाप है, मैं ये हूँ मैं वो हूँ। आप ऐसा कुछ भी उसे नहीं कर सकते। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के समुद्र तटों पर आप खाली नारियल हवा में नहीं उछालते। वह कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया जाओ या न्यूजीलैंड जाओ और समुद्र तट पर वहाँ आप जाओ तो जो खाली नारियल हम यहाँ पर हमारे पैर के आगे जो खाली नारियल आता है तो हम उसे पैरों से उछालते हैं। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में आप समुद्र तट पर ये नहीं कर सकते, नारियल को हवा में नहीं उछाल सकते। टोक्यो में आप सड़कों पर पान की पीक क्यों नहीं थूकते? वह कहते हैं कि हम यहाँ पर देखते हैं तो हमारे हाथ में जो कचरा आता है वो इधर हमारी सड़क पर डाल देते हैं। अगर हमारे मुंह में पान है तो हम उसको वहाँ पर थूक देते हैं। यहाँ वहाँ सब जगह गंदा करते रहते हैं। यदि आप टोक्यो में जाओ तो वहाँ आप उस सड़क पर पान की पीक भी नहीं थूकते, तो ऐसा क्यों करते हो? हमारे इधर आप जो भी करते हो चलता है, उधर नहीं चलता। बोस्टन में आप जाली योग्यता प्रमाण पत्र क्यों नहीं खरीदते? जाली यानी कि नकली। यहाँ पर सब काम नकली और बनावटी होता है। आप यहाँ हमारे देश में सब कार्य करते हो, नकली भी करते हो, तो बोस्टन में आप जाली जो नकली है वह प्रमाण पत्र क्यों नहीं खरीदते? डॉक्टर कलाम बीच में याद दिलाते, बीच में वह यह भी कहते हैं, मैं आप ही के बारे में बात कर रहा हूँ, सिर्फ आपके। वह देश के नागरिकों को कहते हैं कि मैं आपके बारे में ही बात कर रहा हूँ, किसी और के बारे में नहीं, सिर्फ आप लोगों के बारे में ही यही बात करता हूँ। आगे डॉक्टर कलाम कहते हैं, आप दूसरे देशों की व्यवस्था का आदर और पालन कर सकते हैं। वह कहते हैं कि आप जो दूसरे देश है उसकी व्यवस्था और उसका जो आदर है उसका आप पालन करते हैं, लेकिन अपनी व्यवस्था का नहीं, और अपनी जो व्यवस्था है उसका हम पालन और आदर नहीं करते। भारतीय धरती पर कदम रखते ही आप सिगरेट का टुकड़ा जहाँ तहाँ फेंकते हैं। अभी उन्होंने बताया कि आप सिंगापुर जाओ, ऑस्ट्रेलिया जाओ, न्यूजीलैंड जाओ, टोक्यो जाओ, बोस्टन जाओ, वॉशिंगटन जाओ, सभी जगह जाते हो तो उनका जो व्यवस्था है उसका पालन करते हैं, लेकिन भारतीय धरती पर कदम रखते ही आप सिगरेट का टुकड़ा यहाँ तहाँ फेंक देते हैं। कागज के पुर्जे उछालते हैं, कागज है उसके भी टुकड़े करके आप उसको उछालते हैं। यदि आप पराये देश में प्रशंसनीय नागरिक हो सकते हैं तो यहाँ भारत में आप ऐसा क्यों नहीं बन सकते? वह कहते हैं प्रशंसनीय यानी कि तारीफ करने लायक। वह कहते हैं कि दूसरे देश में आप प्रशंसनीय तारीफ करने लायक नागरिक बन सकते हो, तो यहाँ भारत में आप ऐसा वर्तन क्यों नहीं करते, ऐसा क्यों नहीं बन सकते? डॉक्टर कलाम ने मुंबई के पूर्व महानगर पालिका आयुक्त तिनायकर के हवाले से कहा, अमीर लोग अपने कुत्तों को सड़कों पर घुमाने निकलते हैं और जहाँ तहाँ गंदगी बिखेर कर आ जाते हैं और फिर वही लोग सड़कों पर गंदगी के लिए प्रशासन पर दोष मढ़ते हैं। वह कहते हैं कि जो अमीर लोग हैं वह अपने कुत्तों को सड़कों पर घुमाने के लिए निकलते हैं और फिर जहाँ तहाँ गंदगी फैला देते हैं, कुत्तों को वहाँ पर बिठाते हैं, सड़क पर गंदा करते हैं, फिर बोलते हैं कि ये नगर पालिका वाले हैं वह गंदगी साफ नहीं करते, सारा दोष उन पर डाल देते हैं। क्या वे उम्मीद करते हैं कि वे जब भी बाहर निकलेंगे तो एक अधिकारी झाड़ू लेकर उनके पीछे पीछे चलेगा और जब उनके कुत्ते को हाजत लगेगी तो वह एक छोटा कटोरा उसके पीछे लगाएगा? अब्दुल कलाम कहते हैं कि क्या लोग ऐसी उम्मीद रखते हैं कि जब भी वो बाहर निकले तो एक अधिकारी है वह झाड़ू लेकर उनके पीछे पीछे चले और जो कचरा वो डाले वो सब वो उठा ले और उनका जो कुत्ता है उनको यदि हाजत आए, हाजत यानी कि मल विसर्जन, तो वह एक कटोरा उसके पीछे लगाए? ऐसा वह सोचते हैं कि वह ऐसा मांगते हैं? राष्ट्रपति ने मिसाल दी। वह कहते हैं मिसाल यानी कि उदाहरण। उन्होंने एक उदाहरण दिया कि अमेरिका और जापान में कुत्ते के मालिक को उसकी छोड़ी हुई गंदगी साफ करनी पड़ती है। वह कहते हैं कि अमेरिका और जापान में ऐसी व्यवस्था है
ऐसा कड़क कानून है कि अगर उसके कुत्ते ने कुछ बिगाड़ा हो तो उसके मालिक को वहाँ सब साफ करना पड़ता है। फिर शासन व्यवस्था के बारे में डॉक्टर कलाम ने कहा कि हम सरकार चुनने के लिए वोट डालने जाते हैं और अपनी सारी जिम्मेदारियां भी वहीं उलट आते हैं। यहाँ पर कहते हैं कि जब शासन व्यवस्था के बारे में बात आई तो डॉक्टर कलाम ने कहा कि जब भी हम वोट डालने जाते हैं ना, तो हमारी जो सारी जिम्मेदारियां हैं वह भी हम उसमें डाल आते हैं। हम आराम से बैठकर सोचते हैं कि अब हमारे नाज नखरे उठाए जाएंगे। वह कहते हैं आराम से बैठकर सोचते हैं कि अब हम जो इच्छा है हमारी वह सब पूरी होगी, हम जो कहेंगे वही ही होगा। नाज नखरे उठाना यानी कि खुशामद करना। फिर शासन व्यवस्था के बारे में डॉक्टर कलाम ने कहा कि हम सरकार चुनने के लिए वोट डालने जाते हैं और अपनी सारी जिम्मेदारियां भी वहाँ उलट आते हैं। हम आराम से बैठकर सोचते हैं कि अब हमारे नाज नखरे उठाए जाएंगे। हम सोचते हैं कि हमारा हर काम सरकार करेगी और हम फर्श पर पड़ा हुआ रद्दी कागज उठाकर उसे कूड़ेदान में डालने की जहमत नहीं उठाएंगे। वह कहते हैं कि हमने तो वोट डाल दिया, अब सरकार सब काम करेंगी और हम आराम से बैठकर सब फर्श पर पड़ा हुआ कचरा भी हम नहीं उठाएंगे, इतनी भी हम जहमत नहीं उठाएंगे, सारा काम अब तो सरकार ही करेगी। रेलवे हमारे लिए साफ सुथरे बाथरूम देगी और हम उन्हें ठीक से इस्तेमाल करना भी नहीं सीखेंगे। रेलवे है वह हमें साफ सुथरे बाथरूम देगी, लेकिन उन्हें ठीक रखना ऐसा भी हम नहीं सीखेंगे। डॉक्टर कलाम ने कहा कि समाज की ज्वलंत समस्याओं पर भी हमारा ऐसा ही रवैया है। हम ड्राइंग रूम में बैठकर दहेज के खिलाफ गला फाड़ते हैं और अपने घर में इसका उल्टा करते हैं। वह डॉक्टर कलाम कहते हैं कि समाज की जो समस्या है उसके तरफ भी हमारा ऐसा ही दिखावा है। हम ड्राइंग रूम में बैठकर दहेज के खिलाफ जोर जोर से बोलते हैं कि दहेज लेना गलत बात है, दहेज नहीं लेना चाहिए, और अपने घर में इसका ही उल्टा करते हैं। जो बात बोलते हैं उसका हम अनुसरण नहीं करते और बहाना देखिए पूरी व्यवस्था ही खराब है। अगर मैं अपने बेटे की शादी में दहेज नहीं लूँगा तो इससे कौन सा बड़ा फर्क पड़ जाएगा। फिर और वह बहाना बनाते हैं, देखिए कि व्यवस्था ही खराब है। यदि जो व्यक्ति बात करता है वही अपने बेटे की शादी में दहेज नहीं लेगा तो उससे कौन सा बड़ा फर्क पड़ जाएगा, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। राष्ट्रपति ने इस संदेश में पूछा, इस व्यवस्था को बदलेगा कौन, यह व्यवस्था है किसकी। डॉक्टर अब्दुल कलाम है वह इस संदेश में पूछते हैं कि इस व्यवस्था को कौन बदलेगा, यह व्यवस्था है किसकी और किसने बनाई। आप आसानी से कह देंगे व्यवस्था में शामिल है हमारे पड़ोसी, आसपास के घर, अन्य शहर, अन्य समुदाय और सरकार। अब्दुल कलाम ने जो प्रश्न किया कि व्यवस्था कौन बदलेगा, व्यवस्था है किसकी, तो आप आसानी से कह देंगे कि व्यवस्था में कौन शामिल है, तो कि हमारे पड़ोसी है, आसपास के घर है और अन्य शहर, अन्य समुदाय और सरकार, लेकिन अपना नाम कभी नहीं लेंगे। वह दूसरों पर भी यह सब बात डाल देंगे पर अपने पर कभी यह बात दोष नहीं डालेंगे। लेकिन मैं और आप कतई नहीं, और अपना खुद का नाम वह कभी नहीं देंगे। जब कुछ अच्छा करने की हमारी बारी आती है तो हम अपने परिवार को सुरक्षित कवच में घेर लेते हैं। जब कुछ अच्छा काम करने की बात आती है तब हम अपना और अपने परिवार को उसमें घेर लेते हैं, तब हम वाह वाह लेने के लिए वहाँ पहुँच जाते हैं। लेकिन जब दोष की बात आए तो हम अपने सिर पर उस बात को नहीं लेते। दूसरे देशों की ओर निहारते हैं और इंतज़ार करते हैं कि कोई मिस्टर क्लीन आएगा, अपने जादुई हाथों से चमत्कार करेगा, और ऐसा नहीं होता तो आप देश छोड़कर ही चल देंगे और दूसरे देश को ही देखते रहते हैं और इस बात का इंतज़ार प्रतीक्षा करते हैं कि कोई मिस्टर क्लीन आएगा, कोई जादू होगा, चमत्कार होगा और हम इस देश को छोड़कर ही चले जाएंगे। उन्होंने कहा, हम अपने भय से भागकर अमेरिका जाएंगे,
इन सब भय से भागकर हम कहाँ जाएंगे, तो कि अमेरिका चले जाएंगे। उनके गौरव का गुणगान करेंगे, वहाँ की व्यवस्था का हम गुणगान करेंगे, वहाँ की जो व्यवस्था है उसकी वाह वाह करेंगे, व्यवस्था की प्रशंसा करेंगे। और जब न्यूयॉर्क असुरक्षित हो जाए तो आप इंग्लैंड भाग जाएंगे। यदि आपको भारत में अच्छा नहीं लगा तो आप अमेरिका जाएंगे और वहाँ की वाह वाह करेंगे, प्रशंसा करेंगे। और जब आपको न्यूयॉर्क अच्छा नहीं लगा तो आप वहाँ से भी इंग्लैंड भाग जाएंगे। इंग्लैंड में बेरोजगारी होगी तो खाड़ी चले जाएंगे और जब खाड़ी में युद्ध छिड़ा जाएगा तो आप मांग करेंगे कि भारत सरकार हमें बचाकर घर ले जाए। आप जिस देश को छोड़कर चले गए, बाद में जब आपको मुश्किल आए, पहले आप अमेरिका जाएंगे, वहाँ से आप भागकर न्यूयॉर्क जाएंगे और वहाँ भी आपको अच्छा ना लगे तो आप इंग्लैंड जाएंगे और इंग्लैंड में भी यदि बेरोजगारी हो गई तो आप खाड़ी जाएंगे और जब खाड़ी में युद्ध होगा तो फिर से आप भारत सरकार को ऐसी विनती करेंगे कि हमें बचाकर घर ले जाओ, तब हमारा देश ही हमें याद आता है। हर कोई देश को गाली देने को तैयार है पर व्यवस्था में सकारात्मक योगदान देने के बारे में नहीं सोचता। हर व्यक्ति ऐसा है कि जो अपने देश को गाली देने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन देश की जो व्यवस्था है उसमें कुछ काम नहीं करते, उसमें अपना योगदान नहीं देते। क्या हमने अपनी आत्मा को पैसे के हाथों गिरवी रख दिया है? वह कहते हैं कि क्या हमारी जो आत्मा है, आत्मसम्मान है, उसको हमने पैसे के लिए क्या गिरवी रख दिया है, किसी को बेच दिया है? डॉक्टर कलाम व्यवस्था में नागरिकों के सकारात्मक योगदान के लिए देशवासियों को झकझोर देते हैं। झकझोरना यानी कि झटका देना, झंझोरना। डॉक्टर कलाम है वह व्यवस्था के सकारात्मक योगदान के लिए देशवासियों को बोलते हैं, उनको झटका देते हैं। श्रेष्ठ नागरिक बनने की शुरुआत करने की अपील करते हुए संदेश में कहा गया है कि अगर आप वाकई संदेश से सहमत है तो इसे अपने 10 और साथियों को ईमेल से भेजिए। वह कहते हैं कि यदि आप श्रेष्ठ नागरिक बनने की शुरुआत करते हैं और करना चाहते हैं तो यह संदेश को अपने और 10 साथियों को ईमेल से भेजिए और इस संदेश को इतना फैलाए कि सभी लोगों को अपने देश के प्रति मान हो और देश में इसमें से कुछ सीख मिले। परिवार के सभी बड़ों को मेरा प्रणाम। वह अपने मित्र को कहता है कि तुम्हारे परिवार के सभी बड़ों को मेरा प्रणाम कहना, तुम्हारा मित्र किरण।